हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजे एजुकेशन एंड ब्लॉग्स पर। हम लोग अब डीएलएड सेमेस्टर के डीएलएड जो है प्रथम सेमेस्टर की कक्षाओं को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमारी आज पहली क्लास है, तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जो है ज़्यादातर मैथ में ही बैक लगता है, क्योंकि समय जो है बहुत कम होता है और क्वेश्चन थोड़ा सा अगर कहीं लेंदी टाइप का हो गया तो जो है टाइम ले लेता है सॉल्व करने में। तो उसमें जो है क्या होता है, समय लग जाता है, तो जो है आगे ज़्यादा क्वेश्चन हो नहीं पाते हैं। इसलिए जो है आप लोग अभी से प्रैक्टिस करते रहिए और जो है हमेशा उस प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते रहें, ताकि जो है हमारे सेमेस्टर एग्ज़ाम आते आते अच्छी तैयारी हो जाए और सभी का अच्छे नंबरों से सभी लोग आप पास हो जाएं। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। तो देखते हैं, पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। सबसे पहले है संख्या। संख्या कहते किसे? संख्या कहते किसे? तो संख्या जैसे अगर हमने पूछा किसी से कि कितनी वस्तुएं हैं, कितनी वस्तुएं हैं, इस शब्द का जो आंसर होगा वो हम कहीं देंगे कि 5 6 जो भी है। तो कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है उसी को हम संख्या कहते हैं। और संख्यांक क्या है? संख्यांक क्या है कि संख्या को जिन संकेतों के द्वारा हम लोग व्यक्त करते हैं, संख्या को जिन संकेतों द्वारा हम व्यक्त करते हैं, संख्या को जिन संकेतों के द्वारा हम लोग व्यक्त करते हैं उन्हें संख्यांक कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अंकों का प्रदर्शन। अब अंकों का प्रदर्शन में क्या है कि हम यहाँ पे हमारे पास 3 लिपियाँ हैं, देवनागरी लिपि है, रोमन लिपि है और अंतर्राष्ट्रीय लिपि। इन तीनों में देखेंगे हम किसी संख्या को कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय में देखते हैं, जो इस समय प्रचलन में है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे लिखते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय में। तो इसके बाद देवनागरी में देख लेते हैं। देवनागरी में कैसे लिखते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ऐसे। और रोमन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे रोमन में लिखते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। आगे क्या है? संख्याओं को रोमन प्रणाली में लिखना। संख्याओं में रोमन प्रणाली में लिखने में क्या होता है, देखो सबसे पहले हम कुछ जरूरी टर्म देखेंगे। एक्स, एल, सी, डी और एम। एक्स किसको कहते हैं? 10 को। ठीक है, यल 50 को, सी 100 को, डी 500 को और एम 1000 को। अब मान लो हमको जो है 48 का, ठीक है, 48 का, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 40 का कितना लिखेंगे? 40 का देखो, 50 का कितना होता है? एल। ठीक है, 50 और 50 से कितना कम है? 10। तो हम लोग 10 इधर लिखेंगे पीछे साइड। तो 50 ये जो इसके बड़ी वैल्यू होती है उसका अगर हम पीछे लिख रहे हैं तो इसका मतलब इससे इतना कम है। ठीक है, 40 हो गया। और 8 का कितना होता है? सॉरी, यहाँ पे हम लोग 40 का लिख रहे थे, तो हम लोग यहाँ पे 40 का देखेंगे तो क्या होगा? एक्स वी। ठीक है, अब यहाँ 48 का देखेंगे, देखो 40 का हमने क्या मिला? एक्स एल। ठीक है, अब इसके बाद क्या है? 8 और है, तो हम इसको 8 का और इधर लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद अगर देखते हैं हम लोगों अगर यहाँ पे लिखना होता है 65 का, ठीक है, तो देखो 50 का क्या होता है? एल। ठीक है, फिर अगर हम एक्स इधर लगाते हैं मतलब 10 बढ़ रहा है। ठीक है, इधर जैसे हम लगाएंगे तो इसका मतलब बढ़ रहा है और इधर अगर हम लगाते हैं तो इसका मतलब घट रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है? 50 में 10 हमने बढ़ाया तो 60 हो गया और 5 का कितना होता है? वी। ठीक है,
इस स्थानीय मान सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू देखेंगे तो हमारा क्या होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ऐसे ही आगे बढ़ता जाता है। तो इकाई में क्या होता है, एक अंक होता है, दहाई में 2, सैकड़ा में 3, हजार में 4। ठीक है। अब देखो अगर मान लो यहाँ इसका हमको जो है स्थानीय मान निकालना है, तो देखो 7 जो है इकाई के स्थान पर है, 6 दहाई, 5 सैकड़ा और 4 हजार के स्थान पर है। ठीक है। तो इकाई के स्थान पर देखेंगे तो यहाँ पे देखो 7 और इकाई में क्या होता है 1, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। कितना आएगा हमारा 7। इसके बाद 6 वाला देखेंगे तो 6 तो दहाई के स्थान पर है, दहाई में कितना होता है 10, तो 10 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 60। इसी तरह ये वाला देखेंगे इसमें क्या हो जाएगा 5 और सैकड़े के स्थान पर है, तो सैकड़े में कितना होता है 100, इसमें 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 500। ठीक है। इसी तरह ये 4, तो 4 गुणे 1000 तो कितना हो जाएगा 4000। ठीक है। इसको हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। मान लो अगर यहाँ पे ऐसे आ गया, इसका स्थानीय मान निकालने के लिए तो हम लोग क्या कर देते हैं 6, और यहाँ पे डायरेक्टली लिखने का मतलब ये है कि देखो 8 हमने यहाँ पे लिखा, इसके बाद कितने अंक था, 1 अंक था तो हम 1 0 कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे 2 वाला देखेंगे तो 2 के बाद कितने अंक है 2, तो यहाँ 2 0 कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे 9 पे देखो क्या है 9, एक बार इसमें देखो कितने जीरो में कितने अंक आ रहे हैं 3 0 कर देंगे यहाँ। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग पूर्ववर्ती संख्या। अब किसी संख्या की जो अगर पूर्ववर्ती संख्या निकालनी हो, ठीक है, किसी भी संख्या की अगर हमको पूर्ववर्ती संख्या निकालनी है तो हमेशा ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि पूर्ववर्ती संख्या इज इक्वल टू संख्या माइनस किसी भी संख्या का पूर्ववर्ती संख्या निकालना। अब मान लो हमको जो है 100 का निकालना है, हमारी संख्या क्या है 100, इसकी पूर्ववर्ती संख्या निकालना है तो 100 से -1 कर देंगे, कितना आ जाएगा 99। अगर मान लो हमको -66 की पूर्ववर्ती निकालना है, ठीक है, तो मैंने क्या बताया संख्या -1, यही मैंने बताया। तो संख्या हमारी क्या है माइनस का 66, ठीक है, और -1। ठीक है। अब देखो क्या होगा माइनस का 66 और माइनस का 1 दोनों सेम साइन के हैं, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 67, वो भी किसका माइनस का। ये पूर्ववर्ती संख्या है -66 की। ठीक है। इसके बाद अनुवर्ती संख्या देखते हैं। तो अनुवर्ती संख्या क्या होती है, इसमें भी याद रखेंगे हमेशा कि अनुवर्ती संख्या इज इक्वल टू संख्या +1। ठीक है। अनुवर्ती संख्या के लिए मान लो हमको 98 का जो है अनुवर्ती संख्या निकालनी है, तो हम लोग क्या लिखेंगे संख्या की जगह पे क्या लिखेंगे 98 + 1। ठीक है। तो कितना हो जाएगा 99। ठीक। इसी तरह अगर मान लो -55 का निकालनी है तब क्या करेंगे, -55 की क्या मैंने कहा अनुवर्ती संख्या। जब हम -55 का अनुवर्ती निकालेंगे तो मैंने क्या बताया कि संख्या +1, तो इसमें क्या करेंगे -55 + 1। अब देखो क्या है दोनों अपोजिट साइन के हैं, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो -55 जो है बड़ा है तो -55 से 1 माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 54, और बड़ा कौन सा है माइनस वाला, तो इसमें माइनस का साइन लग जाएगा, तो -55 की अनुवर्ती कितनी होगी -54। ठीक है। हम आगे देखते हैं। आगे हमारी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, गणना में प्रयुक्त की जाने वाली संख्याएं। गणना यानी कि गिनती। ठीक है। गिनती में प्रयुक्त की जाने वाली संख्याएं, प्रयुक्त की जाने वाली संख्याएं क्या कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन,
ऐसी जो सारी संख्याएं हैं क्या है हमारी प्राकृतिक संख्याएं। इसके बाद हम लोग देखते हैं पूर्णांक। पूर्णांक में क्या है, जिसको हम संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन पर प्रदर्शित कर सकते हैं, उन सभी संख्याओं को हम लोग क्या बोलेंगे, संख्या रेखा। अब संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करेंगे देखते हैं, ठीक है। ये यहाँ हम लोग मानते हैं 0, ठीक है, और इधर 1 2 3 4 5, ठीक। इधर क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे ही जाएगा, ठीक है। अब देखो ये वाली क्या है, ये 0 से इधर की सारी संख्याएं माइनस की, इसलिए हम लोग इनको क्या बोलते हैं, ऋण पूर्णांक बोलते हैं, ठीक है। और 0 से इधर की सारी संख्याएं क्या हैं, धन पूर्णांक है, ठीक है। तो ये सब पॉजिटिव नंबर है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, धन पूर्णांक बोलते हैं, ठीक है। अब 0 में देखेंगे, 0 क्या है, 0 ना तो धन है ना तो ऋण है, ये क्या है, ये भी एक पूर्णांक है, बट क्या है, 0 ना तो धन पूर्णांक है ना ही ऋण पूर्णांक। अगर कहीं पूछा जाए कि 0 धन पूर्णांक है कि ऋण पूर्णांक, तो कभी ये नहीं बोलेंगे कि धन पूर्णांक है या ऋण पूर्णांक है। 0 भी एक पूर्णांक है, बट ना ही वो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है, ठीक है। आगे देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या उस संख्या कहते हैं जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और q जहाँ पे क्या है, q 0 ना हो, जैसे 6/7, 5/8, 9/12, ये सब क्या है, हमारी परिमेय संख्या है। अगर हम 6/0 लिख देंगे तो ये क्या होगी, ये परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि इसमें क्या आ गया, 0, और मैंने यहाँ पे क्या कहा था, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन q क्या हो, इसका 0 ना हो, ये q 0 हो गया, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं होगी। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ये हमारी क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हो गया √2, √3, √5, ये सब क्या है, हमारी अपरिमेय संख्याएं। वास्तविक संख्याएं किन्हें कहते हैं, वास्तविक संख्याएं वे सभी संख्याएं होती हैं जो परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बनी होती हैं, मतलब कि परिमेय संख्याएं भी हों और अपरिमेय भी संख्याएं हों, तो इन दोनों संख्याओं से मिलकर बनी संख्याएं सभी क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। आगे अब हम लोग देखेंगे सम संख्या। सम संख्या क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाज्य हो, पूरी तरह विभाज्य हो, जो 2 से पूरी तरह विभाज्य हो उसे सम संख्या कहते हैं। एक और है कि जिसके इकाई के स्थान पर मान लीजिए कोई बड़ी संख्या लिखी है तो उसको डिवाइड नहीं करना चाह रहे हैं, काफ़ी बड़ी लिखी हुई है, तो हम क्या करेंगे, जिसके इकाई के स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये चीज़ देख लेंगे कि जिसकी इकाई के स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, ये हमारी क्या है, सम संख्या है, ठीक है। लास्ट में देखो 6 है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग कितनी भी बड़ी संख्या ले लें, अब लास्ट में देख रहे हैं हम लोग 0 है, तो ये हमारी सम संख्या होगी, ठीक है। ये भी हमारी क्या होगी, सम संख्या होगी, क्योंकि लास्ट में 8 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या लिखी है, अब हम कब तक डिवाइड करेंगे इसको, इसीलिए लास्ट में देखते हैं कितना है, 4 है, तो ये हमारी क्या होगी, सम संख्या होगी। इसके बाद विषम संख्या देखते हैं। ऐसी संख्या ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाज्य ना हो, जो 2 से पूरी तरह विभाज्य ना हो, उसे हम लोग विषम संख्या बोलेंगे। जैसे कि 3 हो गया, ये हमारा क्या है, जो है विषम संख्या होगी। जैसे हो गया 2, 9 से 3, ये सारी सभी संख्याएं हमारी क्या होंगी, विभाज्य संख्याएं होंगी, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं
अब देखो एक तरह ये भी है कि सम संख्या में लास्ट में कितना आता है 0, 2, 4, 6, 8, इन सभी इन संख्याओं को छोड़कर अगर और भी कुछ आता है संख्या के लास्ट में तो क्या होंगी, विषम संख्या होंगी। 0, 2, 4, 6, 8 को छोड़कर और भी कुछ आता है अगर किसी संख्या के लास्ट में तो क्या हो गई, विषम संख्या। और बचता भी क्या है, 0 के बाद क्या बचेगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद 3, 5, 7, 9, अगर ये आ रहा है किसी संख्या के लास्ट में, ये संख्याएं आ रही हैं तो क्या होंगी, विषम संख्याएं होंगी, ठीक है। आगे देखते हैं। इसके बाद अभाज्य संख्या आता है, प्राइम नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं। अभाज्य संख्याएं किसको कहते हैं, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो केवल दो संख्याओं से विभाजित होती हैं, या तो स्वयं से या तो एक से। इन्हीं दो संख्याओं से ये दोनों संख्याएं क्या, ये अभाज्य संख्याएं विभाजित होती हैं। या तो हम एक ये भी कह सकते हैं कि जिसके केवल दो गुणनखंड हो, केवल दो फैक्टर हों, उन संख्याओं को हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे। और वो दो गुणनखंड होंगे भी क्या, एक तो एक होगा, एक तो वह संख्या जो होगी वह स्वयं होगी, ठीक है। इन संख्याओं को हम लोग क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे, ठीक। एग्जाम्पल में जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, ऐसे ही करके, ठीक है। इसके बाद भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके गुणनखंड जो है 2 से अधिक हों, गुणनखंड क्या हों, 2 से अधिक हों, या 2 से अधिक संख्याओं से भाज्य हों, मतलब 2 से अधिक संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाएं, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मान लो 15 हो गया, ठीक है, तो 15 किससे विभाजित हो जाएगा, 1 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, ठीक है। तो 3 से विभाजित हो रहा है इसलिए ये क्या है, एक भाज्य संख्या है, ठीक। इसी तरह 6 हो गया, 6 किससे किससे हो जाएगा, 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, और स्वयं 6 से भी हो जाएगा ना, और ये भी स्वयं 15 से भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये सब क्या है, भाज्य संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं हैं, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं भाज्यता की जांच। भाज्यता की जांच क्या है, अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 2 से विभाज्यता क्या होती है। 2 से भाज्य, 2 से भाज्य कौन सी संख्याएं होंगी, जिन संख्याओं के अंत में इकाई के स्थान पर, जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये सारी संख्याएं हमारी क्या होंगी, 2 से भाज्य होंगी। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम इकाई का अंक देखेंगे। अगर हमारे जो है यही सब अंक आ रहे हैं तो ये क्या होगा, ये 2, 4, 6, 8 हो आ रहे हैं तो ये सब 2 से भाज्य होगा। अब हम लोग 3 से भाज्य देखते हैं। 3 से भाज्य, 3 से कौन सी संख्याएं भाग होंगी, जिसके अंकों का योग क्या हो, अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, जिसके अंकों का योग क्या हो, 3 से विभाज्य हो, वो सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, मतलब वो सारी संख्याएं 3 से भाज्य होंगी। जैसे देखो अब देखो ये इतनी बड़ी संख्या लिखी है, अब हमको कैसे पता कि 3 से विभाजित होगी, तो हम क्या करेंगे, इसके सारे अंकों को जोड़ लेंगे, ठीक है। 2 + 7 + 9 + 6 + 3, देखो 2, 7, 9, फिर 9, 9, 9, 18, 18, 6, 24, 24, 3, 27, ठीक है, 27। अभी एक बार और इसको जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हो, 2 + 7 = 9। अब देखो 9 क्या है, 3 से विभाजित हो जाएगा। अगर ये 9 3 से विभाजित हो जाएगा तो ये 27 भी 3 से विभाजित होनी चाहिए। अगर ये 27 3 से विभाजित हो जा रही है तो क्या होगा, ये वाली हमारी संख्या पूरी 3 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह हम लोग चेक कर लेंगे। इसके बाद 4 से भाज्य देखते हैं हम लोग। 4 से भाज्य किसको बोलेंगे, यदि संख्या के जो अंत में अंक होते हैं इकाई और दहाई, ठीक है, इकाई और दहाई से बनी संख्या,
इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या अगर 4 से विभाजित है, 4 से विभाजित हो, ठीक है, विभाजित हो, इकाई और दहाई से बनी संख्या 4 से विभाजित हो तो 4 से विभाज्य होगी। जैसे देखो यहाँ पे 6 9 6 2 4, देखो अब यहाँ पे देखो कितना लिखा है 2 4 24, 24 क्या होता है 4 से विभाज्य होता है 6 बार में। तो ये जो पूरी संख्या लिखी है ये भी हमारी क्या होगी 4 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं 5 से विभाज्यता। 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य क्या होगा, जिस संख्या के इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर क्या हो 0 हो और 5 हो तो वो सारी संख्याएं 5 से विभाज्य होती हैं। ठीक है, जिस संख्या की इकाई के स्थान पर क्या हो 0 हो और 5 हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर यहाँ 5 9 6 2 0 तो ये क्या होगी 5 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह अगर ये संख्या लिखी है तो ये भी क्या होगी 5 से विभाज्य होगी। ठीक, बस आज के वीडियो में इतना ही। कल हम इस नंबर सिस्टम से रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।